बेटा कल हमने बात की थी। अगर आपको आवाज नहीं आ रही हो तो चैट बॉक्स में लिखिएगा। कल मुझे पता चला था कि आवाज जो है वो कुछ लोगों को नहीं आ रही थी, तो मैंने माइक पकड़ लिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा साथ साथ। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, और फर्स्ट चैप्टर में जो नाम है उसका वो है जी पेरियोडिक क्लासिफिकेशन of elements and periodicity। कल कुछ बात जो है वो इस पर हो गई थी हमारी कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। कल ये बात हमने कर ली थी। बाकायदा तौर पे हम चैप्टर का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो यहाँ लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी। मैं इसी लेक्चर में आगे जाकर आपको बताऊंगा ये पेरियोडिक का मतलब क्या होता है। बहरहाल स्टार्ट हम इसे करते हैं कि केमिस्ट्री एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं आप उनके बारे में पढ़ते हैं। तो किसी भी इस तरह के सब्जेक्ट को आसानी से पढ़ने के लिए ये जरूरी होता है कि हम उसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए। तो एलिमेंट्स के हवाले से भी यही बात है कि एलिमेंट्स को अगर रैंडमली आप रखें तो एक तो इनको पढ़ना मुश्किल होगा, दूसरा इनकी प्रॉपर्टीज, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, इसको भी डिटरमिन करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो जरूरी होता है कि हम चीजों को क्लासिफिकेशन की तरफ लेकर जाएं। और क्लासिफिकेशन का वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है। आपने मैट्रिक में, बायोलॉजी में, फर्स्ट ईयर में और इसी तरह के सब्जेक्ट्स में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होती है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मुख्तलिफ क्लासेस में अरेंज करना किसी भी चीज को, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने कहा है कि एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो इनको अरेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये अरेंजमेंट को इतनी आसान और बेढंग नहीं होती, रैंडम नहीं होती, बेहंगम नहीं होती। इसके पीछे बहुत लॉजिक्स और इसके पीछे बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी का भी जो दिल करे, जिस तरह से उसका दिल करे वो अरेंज कर ले एटम को। इट्स नॉट लाइक दैट। और ये पूरा काम जो आज आपके सामने पेरियोडिक टेबल अरेंज पड़ा हुआ है, तकरीबन 100 साल लगे हैं इस पूरे काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। यानी आज आपके पास एलिमेंट्स जिस तरह से अरेंज पड़े हुए हैं, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, इसके पीछे पूरी तकरीबन एक सदी का किस्सा है। तो तकरीबन 100 साल जो हैं या इससे ज्यादा जो हैं वो लगे हैं ये पूरा आपका पेरियोडिक टेबल बनाने में। और केमिकल साइंस में, हिस्ट्री ऑफ केमिकल साइंस में इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट कि आप देखें। मैं फिर वही बात करूं, आप कहेंगे इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे और 100 साल लगे हैं। मैं फिर गुजारिश करता हूं कि इतने एलिमेंट्स को अरेंज करना और एक सिस्टम के तहत अरेंज करना, ये सिस्टमेटाइज अरेंजमेंट है। इट्स नॉट अ सिंपल अरेंजमेंट कि आपका दिल किया 1 2 3 जिसको मर्जी बना दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज अ सिस्टमेटाइज अरेंजमेंट। देयर आर लॉजिक्स बिहाइंड द अरेंजमेंट। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक्स हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके पीछे वजूहात हैं, रीजंस हैं। ठीक है, तो उनकी बुनियाद पर इन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और फिर एक खास बेसिक फ्रेमवर्क की शक्ल दे दी गई, एक खास बेसिक पैटर्न की शक्ल दे दी गई, जो कल मैंने बना के दिखाया था कि अगर आप पेरियोडिक टेबल को देखें तो पेरियोडिक टेबल का जो नक्शा है वो आमतौर पे आपको इस तरह का दिखता है।
कल मैंने बनाया था, अगर आपको हल्का सा याद हो तो इस तरह से ये पेरियोडिक टेबल की एक शेप बन जाती है, ये शेप होती है, कल मैंने इसको डिस्कस किया था। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क बन गया है, एक बेसिक लॉजिकल पैटर्न आपके पास आ गया है एलिमेंट्स को पढ़ने का, ठीक है। सो ये जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है, और ये बेसिक फ्रेमवर्क क्या मतलब, बार बार मैं बेसिक फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं, मैं फिर गुजारिश की देता हूं, एलिमेंट्स को अरेंज करना इट्स नॉट एन इजी टास्क, पहली बात। दूसरी बात ये है अरेंजमेंट कैसे हुई है। अरेंजमेंट का मतलब क्या है? अरेंजमेंट का मतलब है आपके पास इतने सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, आपने उनको अरेंज किया है, तो कैसे अरेंज किया, कैसे आपने किसी ऑर्डर में रखा है, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, या कोई और चीजें हैं। देखें, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द मैथमेटिक्स जिसमें हम नंबर्स की बात करें, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने ज़हन में रखी थी, दैट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज में भी फिजिकल और केमिकल बताया हुआ है मैंने आपको, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये बातें पता होंगी, मेरे फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स को देखिए तो आपको पता चल जाएगा, डिटेल से मैंने बात की हुई है। बहरहाल तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क बना है एलिमेंट्स का, जब आपने अरेंज किया है, और वो अरेंजमेंट किस बुनियाद पर है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर है। और ना सिर्फ एलिमेंट्स बल्कि उनके कंपाउंड्स के बारे में अगर आपने पढ़ना हो कि कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, तो दिस पेरियोडिक टेबल कैन हेल्प यू। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर कि ये कैसे हो गया, अरेंजमेंट जो है वो कैसे हुई। हम इतनी ज्यादा डिटेल में तो नहीं आपको लेकर जाएंगे कि हम आपको एक एक चीज बताएं कि पेरियोडिक टेबल क्या पहले दिन से इसी शक्ल में था। नहीं, पहले दिन से इसी शक्ल में नहीं था। पेरियोडिक टेबल की बहुत सारी फॉर्म्स थी, कभी किसी ने सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया, किसी ने किस फॉर्म में अरेंज किया, हर साइंटिस्ट ने कोशिश की अरेंजमेंट की, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ, इसलिए मैंने कहा है ये पूरी एक सदी का किस्सा है, 100 years लगे हैं इनको इस फॉर्म में पहुंचने के लिए। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एवरी पिन पॉइंट ऑफ दिस अरेंजमेंट। हम सिर्फ मोटी मोटी 3-4 लोगों के नाम ले रहे हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि आपको पता होनी चाहिए। डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन एक ओवरव्यू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मैं आपको देने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले जो मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड के अंदर वो है अर-राज़ी, ठीक है। अर-राज़ी एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट एवर क्लासिफिकेशन की है, अरेंज किया है एलिमेंट्स को, दैट इज अर-राज़ी, ठीक है। अर-राज़ी ने अरेंजमेंट की, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा, और उसने जब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा उनके मुताबिक उसने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक हो गया। मैं फिर रिपीट करता हूं, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी the overview of a historical background of the periodic table, how this periodic table was established, how it was formed, and how many scientists who has made the contribution and memorable contribution designing this periodic table। तो हम मोटे मोटे बातें कर रहे हैं, मेन साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे। 4 हमने डिस्कस करने हैं मेन साइंटिस्ट, जिसमें हम सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं जी? अर-राज़ी की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अर-राज़ी ने सबसे पहले एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। जो मैं पहले कह चुका हूं कि अरेंजमेंट इज नॉट जस्ट throwing stone in the air, हवा में पत्थर नहीं फेंकता कि बस तुक्का लगा दिया अरेंज हो गया। There must be some logic behind the arrangement। ठीक हो गया। अर-राज़ी ने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद एक और जर्मन साइंटिस्ट है, इसका ताल्लुक अरब से था, अरब मुसलमान साइंटिस्ट है अर-राज़ी जी। उसके बाद एक जर्मन साइंटिस्ट है जिसका नाम डॉबरीनर है, या डॉबराइनर भी इसको पढ़ा जाता है। तो ये जर्मन केमिस्ट है, और डॉबरीनर ने ठीक है, इट इज ही इज अ जर्मन केमिस्ट, ठीक है। और इसने एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया
उस वक्त एलिमेंट्स को अरेंज करने का, जिस कॉन्सेप्ट को आज हम ट्राइएड्स के नाम से याद करते हैं। ट्राइएड्स। अब ट्राइएड्स क्या थे? ट्राइएड्स जो हैं, इसने यूं किया बेटा, डोब्रिनर की बात कर रहा हूं, इसने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया, और इस तरह से इसने 3 ग्रुप में अरेंज किया कि अगर आप पहले और तीसरे एलिमेंट्स का मैस लेके उसका एवरेज ले लेंगे ना, तो दरमियान वाले का मैस खुद आ जाएगा। क्या? दोबारा बताता हूं। डोब्रिनर ने, ट्राई का मतलब 3 है ना, ट्राई मीन 3, ठीक है। इसने एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में अरेंज किया, लेकिन इसके ग्रुप की खूबसूरती ये थी, द ब्यूटी ऑफ द ग्रुप वाज कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है, 3 का ग्रुप था ना जी, पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के मैस को ऐड करके 2 में डिवाइड कर दें, यानी एवरेज ले लें, तो जो जवाब आएगा वो सेंटर वाले का मैस होगा। करके देखते हैं क्या मतलब। मिसाल के तौर पे इसका ये एक ट्राइड है, एक ट्राइड ये है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक हो गया। लिथियम का मैस कितना होता है बोले? कितना होता है? तुमसे पूछ रहा हूं कितना? हाँ 7 होता है, ठीक है जी 7। अच्छा तुम बताओ जी, ये इसका कितना होता है? हाँ भूल गए वैसे, 39 होता है, ठीक हो गया जी। तो पोटासियम का 39 है जी, लिथियम का 7 है जी, 2 का हमने मैस हमारे पास है। और अगर हम इसको इसका एवरेज लें, क्या मतलब 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा 46 डिवाइडेड बाय 2, एंड 46 डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल होता है? व्हाट इज द आंसर? ओह माय गॉड, देखिए आप अंदाजा लगाएं कितना उस बंदे ने काम किया होगा, कितनी खूबसूरती से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और मजे की बात है कि इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में मैच करती हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर्टीज भी मैच कर रही हैं, और जादू है, पहले और तीसरे का आप एवरेज लें मैस का, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द मैस ऑफ द मिडिल एलिमेंट, ठीक है। तो सोडियम का मैस जो है वो क्या है? 23 है। सो इट इज लाइक कि उसने इस तरह से ट्राइएड्स को जो है वो का कॉन्सेप्ट दिया, और एटम को, एलिमेंट्स को इस तरह से 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया। और फिर बता रहा हूं, ये जो अरेंजमेंट थी इसके पीछे लॉजिक क्या थी? इसके पीछे लॉजिक सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, दे वर सिमिलर इन द प्रॉपर्टीज। और जब इसने ऐसे अरेंज किया, तो ये एक एक्स्ट्रा बात मैंने बताई है कि इस तरह जब सिमिलर प्रॉपर्टीज के 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप को अरेंज किया, तो पहले और तीसरे का अगर आप मैस का एवरेज ले लें, तो इट विल बी द मैस ऑफ द मिडल एलिमेंट। उसके बाद एक बहुत बड़ा केमिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जिसका नाम है न्यूलैंड, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या है जी? लिखिएगा, न्यूलैंड है, ये इंग्लिश साइंटिस्ट है, न्यूलैंड। और इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, 1864 इसका टेन्योर है जी। और इसने एक बहुत फेमस लॉ, जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का इसने कॉन्सेप्ट दिया। किसने बेटा? न्यूलैंड ने। क्या किया जी? न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का कॉन्सेप्ट दिया है जी। और इसका मतलब क्या है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का? इसने, ऑक्टा वैसे किसे कहते हैं? ऑक्ट, अभी आप मैट्रिक में वो पढ़ के आए ना, अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह वगैरह, उसमें आप ऑक्टेन पढ़ते हैं। ऑक्ट मीन 8, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था? न्यूलैंड ने ऑलमोस्ट 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और इसने अरेंज कैसे किया था? इसने उनके जो एटॉमिक मैसेज हैं, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको, यानी असेंडिंग ऑर्डर में
उसको क्या किया, अरेंज किया। यानी जिसका मैथ्स पहले आ रहा है, छोटा है, उसको पहले रखा, उससे बड़ा, उससे आगे, उससे आगे, उससे आगे, एंड सो ऑन। उसने 62 एलिमेंट्स को, ये मैं बात कर रहा हूं 1864 की, और उस वक्त ये काम करना, इट वाज अ ट्रेमेंडस एफर्ट बाय दिस केमिस्ट। ठीक हो गया। तो न्यूलैंड ने 62 एलिमेंट्स को बेटा अरेंज किया, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है इसने। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है और वो अरेंज करता जा रहा है। तो मजेदार बात ये थी, उसने ये नोटिस किया कि जब उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया क्लासिफिकेशन में, उसने नोटिस किया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी, यानी वो जब एलिमेंट अरेंज करता है ना, जरा ये गौर से सुनिएगा, बाजू का समझ नहीं आती ये बात। उसने एक एलिमेंट अरेंज किया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एंड सो ऑन। जब वो 8वां एलिमेंट आता है ना, तो 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो पहले एलिमेंट से मैच कर जाती है। सर क्या कह रहे हैं आप, समझ नहीं आ रही बात, मैं दोबारा समझाता हूँ। मैं दोबारा समझाता हूँ हुआ क्या। मिसाल के तौर पे आप फ्लोरीन से शुरू हो जाए, फ्लोरीन से आगे जाए, फ्लोरीन के बाद कौन आएगा, नियॉन, उससे फिर आगे कौन आएगा है, सोडियम, फिर इसी तरह मैग्नीशियम, एंड सो ऑन। आप फ्लोरीन से शुरू हो जाए और आगे आए, तो 8वें एलिमेंट जो कि कौन बनता होगा, क्लोरीन, उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर जाएगी। सर ये कैसे हम जाएंगे, भाई मैं बार बार आपको बता तो रहा हूं, एटॉमिक मैसेज इंक्रीजिंग, एटॉमिक मैस बढ़ता जा रहा है, आप अरेंज करते जाए। जब आप अरेंज करेंगे ना, आप देखेंगे कि आप अरेंज करते जा रहे हैं, तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली, पहले जब 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर जाएगी, पहले वाले से। मिसाल के तौर पे मैंने मिसाल क्या दी है, अगर आप फ्लोरीन से शुरू करते हैं, फ्लोरीन क्या है, हेलोजन है, गैस है, तो आप इससे आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, 8वां एलिमेंट क्लोरीन बनेगा, और क्लोरीन भी क्या है, हेलोजन है, गैस है, प्रॉपर्टी क्या होगी, मैच करेगी। तो इसलिए यानी कितनी खूबसूरत सी बात है कि अगर आप अरेंज करते जाएं एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग इन देयर एटॉमिक मैसेज, तो हर 8वें बंदे की प्रॉपर्टी पहले बंदे से मैच करेगी। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। ठीक हो गया। इट वाज अ वेरी वेरी बिग कंट्रीब्यूशन बाय द न्यूलैंड। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक बहुत बड़े केमिस्ट हैं जी, केमिस्ट्री की जान है, बहुत बड़ा नाम है जी, रशियन केमिस्ट हैं मेंडलीव। रशियन केमिस्ट हैं, क्या नाम है जी, मेंडलीव। यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये रशियन साइंटिस्ट है और इसका दौर 1871 है। रशियन साइंटिस्ट है जी मेंडलीव। इसका जो टेन्योर है वो, इसका जो ईयर है वो 1871 है। इसने एक और बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा मजे का काम किया, और इसने क्या किया जी, इसने उस वक्त एलिमेंट्स को अरेंज किया और एक कंप्रिहेंसिव स्कीम दी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। बड़ी कंप्रिहेंसिव स्कीम दी इसने, बड़े अच्छे तरीके से इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, और उसने फर्स्ट टाइम जो है एक रेगुलर पीरियोडिक टेबल अरेंज किया, और जिसमें इस तरह से अरेंजमेंट हुई कि वो एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी एक जैसी थी, वो 8 वर्टिकल लाइंस में अरेंज हो गए। मैं फिर रिपीट करता हूं, मेंडलीव ने अरेंजमेंट की एलिमेंट्स की, और इसने जब अरेंजमेंट की तो वो एलिमेंट जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर थी, एक जैसी थी, मिलती जुलती थी एक दूसरे से, वो 8 वर्टिकल लाइंस के अंदर आ गई। जैसे वर्टिकल लाइन हमने कल बताई थी, ऐसे कॉलम्स जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे एलिमेंट अरेंज किया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह मिसाल दे, ठीक है। तो इस तरह से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया कि वो 8 वर्टिकल लाइंस बन गई, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सबकी एक जैसी थी, और उन 8 वर्टिकल लाइंस या कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप्स का नाम दिया।
और जब 8 वर्टिकल लाइंस बनी तो जाहिर सी बात है अगर वर्टिकल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन रही होगी साथ साथ, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी उनको पीरियड्स का नाम दिया गया। वर्टिकल लाइंस यानी कॉलम्स जो वर्टिकल बने, और उसकी खूबसूरती क्या थी, वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या थी, मिलती जुलती थी, मिल रही थी, मैच कर रही थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज थी एक दूसरे से। क्या मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मिसाल के तौर पे। जो लिथियम है ना, इसकी प्रॉपर्टीज सोडियम जैसी है। सोडियम की प्रॉपर्टीज यानी अगर आप नीचे से देखें तो पोटासियम की प्रॉपर्टीज किस जैसी, सोडियम जैसी। सोडियम की प्रॉपर्टीज किस जैसी, लिथियम जैसी, ठीक है। तो ये 8 कॉलम्स उसने बनाए कि ऊपर नीचे आ रहे हैं एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या हो रही है, मैच कर रही हैं। सो दे आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक हो गया। और इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी, हॉरिजॉन्टल रोज बनी, उनको उन्होंने पीरियड्स का नाम दिया, ठीक हो गया जी। और मेंडलीफ ने इस तरह से अरेंज किया एलिमेंट को, उसने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज अरेंज किया, और उसने भी ये देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज जो हैं एलिमेंट्स की वो बड़ी अहम है, ये बात बड़ी अहम है। उसने जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया ना, तो उसको पता चला कि एक खास इंटरवल के बाद, मैं लफ्ज क्या बोल रहा हूं जी, खास इंटरवल के बाद, खास वक्फे के बाद। इसमें क्या इंटरवल आएगा, क्या वक्फा आएगा। मिसाल के तौर पे एलिमेंट अरेंज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 के बाद एक काम होगा, तो मैं कहूंगा हर 5 एलिमेंट के बाद एक काम होता है, तो इट इज अ स्पेसिफिक इंटरवल, ठीक है। उसने ये देखा कि जब आप एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज आप अरेंज करें तो फिर क्या होता है, तो एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज एक खास इंटरवल के बाद रिपीट होती। सर ये बात समझ नहीं आ रही ना समझ, मैं दोबारा समझाता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा जरा एक्टिव होकर दोबारा बात सुन लें, अभी समझ आएगी इंशाल्लाह। ये ना मैं इसको मॉडर्न से समझा देता हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। देखिएगा मिसाल के तौर पे, देखिए ये आपका ग्रुप है लिथियम, ठीक है। लिथियम यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब देखें वो कहता है यहां से आप शुरू, ये मेंडलीफ नहीं कहता, लेकिन मैं समझाने की बात कर रहा हूं। मेंडलीफ ने अपना एक टेबल बनाया था, हम वो टेबल क्या था वो पूरा एक लंबी कहानी है, उसमें भी गलतियां थी, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या था, प्रॉपर्टीज रिपीट होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप यहां से शुरू हो, इसका एटॉमिक मास कम है, इसका बेरिलियम का एटॉमिक मास लिथियम से ज्यादा है, इसलिए उसने बेरिलियम को लिथियम के बाद रखा। बेरिलियम के बाद एटॉमिक मास किसका आया, बोरॉन का, फिर किसका आया, कार्बन का, फिर किसका आया, नाइट्रोजन का, फिर किसका आया, ऑक्सीजन का, फिर किसका आया, फ्लोरीन का, फिर किसका आया, नियोन का। नियोन के बाद जिस बंदे का एटॉमिक मास आता है, मिसाल दे रहा हूं, ये मिसाल दे रहा हूं समझाने की खातिर, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बार बार कह रहा हूं। नियोन के बाद अगला बंदा कौन आ रहा है, किसकी बारी है, सोडियम की। लेकिन आप ये अंदाजा लगाएं, ये देखें जरा, आप यहां गौर कीजिए, लिथियम क्या है, मेटल है, बेरिलियम क्या है, मेटल है, बोरॉन कार्बन मेटलाइड है, नॉन मेटल है, और नियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन प्योरली नॉन मेटल है, गैसेस हैं। यानी क्या हो रहा है, आपका जहां से टेबल स्टार्ट हो रहा है, जहां से एक पीरियड स्टार्ट हो रहा है, वहां पर क्या है, मेटल है, ठीक है। मेटल से आपने स्टार्ट किया है, बीच में अच्छी मेटल है, फिर थोड़ी कम अच्छी मेटल है, फिर मेटलाइड आ गए हैं, फिर नॉन मेटल, और एंड के बाद यहां पर नॉन मेटल है। इसके बाद जो अगला बंदा है नियोन के बाद, वो क्या है, सोडियम, और सोडियम क्या चीज है, मेटल है। यानी इतने लोगों के बाद दोबारा क्या शुरू हो गई, मेटल दोबारा आना शुरू हो गई। इसका मतलब है 8 बंदों के बाद प्रॉपर्टीज दोबारा क्या होती है, रिपीट होती है। यानी कि आप असेंडिंग ऑर्डर में जाएं तो आप एलिमेंट को अरेंज करते रहे, पहले मेटल होगी, मेटलाइड होगा, फिर नॉन मेटल, उसके बाद दोबारा से क्या होगा, फिर मेटल शुरू हो जाएगी, फिर आप जाएंगे मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड, नॉन मेटल के बाद दोबारा अगला बंदा क्या आएगा, फिर मेटल आ जाएगा। यानी खास वक्फे के बाद दोबारा से
वो ही प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू होंगी जहां से शुरू हुआ था, मेटल से शुरू हुआ था ना, ठीक है। यहां पर आगे नियोन है, नियोन के बाद अगला बंदा क्या था, सोडियम। तो सोडियम क्या चीज है, मेटल है। तो बजाय इसके कि हम इसको यहां रखें, तो हमने क्या किया, इसको लिथियम के नीचे रख दिया। क्यों? क्योंकि लिथियम भी क्या था, मेटल था। सोडियम भी क्या है, मेटल है। और फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, सोडियम से आगे जाएंगे 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 जाएंगे, यहां पे आर्गोन आ जाएगा। आर्गोन के बाद अगला बंदा आएगा पोटासियम। और पोटासियम भी क्या है, आर्गोन क्या चीज है, नोबल गैस है, गैस है, प्योर गैस। और आर्गोन के बाद क्या आ रहा है, पोटेशियम। पोटेशियम क्या चीज है, मेटल है। इसलिए पोटेशियम को आगे नहीं रखा, किसके नीचे वापस लाके रखा, आगे सोडियम के नीचे, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाइए कि खास इंटरवल के बाद, देखें बेढंग नहीं है, बेढंग नहीं है, कोई रैंडम नहीं है, एक खास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। लो जी, आपने फिजिक्स आपको बहुत अच्छी आती होगी इंशाल्लाह, आप पेरियोडिक मोशन से वाकिफ होंगे। खास इंटरवल के बाद वो मूवमेंट, पेंडुलम याद होगा, खास इंटरवल के बाद अपनी मूवमेंट को क्या करता है, रिपीट करता है। खास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट गेट्स रिपीटेड, तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड periodic table. This trend, this property in which the elements जो अरेंज हो रहे हैं, after some interval their properties repeated, so this is called periodicity. इसको क्या कहा जाता है, periodicity कहा जाता है, periodic manner में, यानी खास इंटरवल के बाद एलिमेंट्स अपने बिहेवियर को या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। दिस इज कॉल्ड पेरियोडिसिटी। और जिस टेबल में आप ये रखते हैं, काम करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक क्यों लिखा है, बता दिया है। आफ्टर सम इंटरवल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट दे आर रिपीटेड, आफ्टर सम इंटरवल द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, therefore they are called periodic table. Periodic mean after some interval the properties are repeated again and again, again and again, so therefore it is called periodic table. Okay, तो ये मेंडलीफ ने इस तरह से अरेंज किया। और उस ये जो मैं बार बार जो कह रहा हूं कि पेरियोडिक मैनर में रिपीट होती है, मेंडलीफ ने इसको पेरियोडिक लॉ का नाम दिया, ठीक है। उसने अरेंज किया एलिमेंट को, किस बुनियाद पर अरेंज किया था, याद रखिएगा, एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर अरेंज किया था, एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर अरेंज किया था। और उसने कहा था आफ्टर सम इंटरवल द प्रॉपर्टीज दे आर रिपीटेड, सो दे आर कॉल्ड पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिसिटी, और इसको उसने पेरियोडिक लॉ का नाम दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मेंडलीव इतना ही अच्छा है, तो उसका काम इतना ही अच्छा है, उसने इतना ट्रिमेंडस काम किया है, तो क्या आज हम मेंडलीव को फॉलो कर रहे हैं उसका टेबल? अगर कर रहे हैं तो वो आज किस शक्ल में है, उसी शक्ल में है जिसने उसने दिया था, या चेंज है? और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? क्या ऐसी बातें थी जो मेंडलीव से रह गई थी? इसके लिए कल इंशाल्लाह इंतजार कीजिएगा, कल हम देखेंगे कि क्या आज मॉडर्न इरा में हम क्या कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।